ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के बारे में कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं और किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ये कौन कौन सी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं, जिसमें कि सबसे पहले उत्पादन विधि और दूसरी है व्यय विधि और तीसरी है आय विधि। ये 3 विधियां हैं। अब हम इन तीनों विधियों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो सबसे पहले उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को ही मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन विधि यानी कि इसमें किसी एक अर्थव्यवस्था में यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाओं को वार्षिक मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। यानी कि वार्षिक मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। वो कैसे? कोई एक अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। उसमें बहुत सारी फर्में होगी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही हो। बहुत सी इकाइयां होगी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही हो। उन बहुत सी इकाइयां यानी कि उन बहुत सी फर्मों के द्वारा यानी कि समस्त फर्मों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के वार्षिक मूल्यों की गणना की जाती है। इस उत्पादन विधि में हम उत्पादन विधि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी वो कैसे गणना होती है वो भी देख लेते हैं। माना कि 2 उत्पादक है किसी अर्थव्यवस्था में। हम मान लेते हैं कि 2 उत्पादक है किसी अर्थव्यवस्था में। एक है किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है और एक है बेकर जो ब्रेड का उत्पादन करता है, ये विनिर्माण करता है बेकर। माना कि किसान ने एक वर्ष में 100 रुपए गेहूं का उत्पादन किया, हम मान लेते हैं। और जो किसान है ये किसान 50 रुपए का गेहूं एक अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है। जो अंतिम उपभोक्ता इसका उपभोग कर लेता है और 50 रुपए गेहूं को किसान एक बेकर को बेच देता है और बेकर इन 50 रुपए गेहूं से 200 रुपए का ब्रेड बनाता है। अब किस तरह से गणना होगी उत्पाद विधि के तहत, इसको भी देखेंगे हम। यानी कि 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन किसान ने किया और 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन बेकर ने किया। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि 100 रुपए और 200 रुपए का उत्पादन यहां हुआ, इसको जोड़ लेंगे तो 300 रुपए होगा। बल्कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे दोहरी गणना होगी। हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। 100 रुपए का उत्पादन किसान ने किया और ये हमें पता है कि हम उत्पादन की दृष्टि से यहां पे बात करेंगे। उत्पादन की दृष्टि से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। 100 रुपए का उत्पादन किया किसने? किसान ने। और 200 रुपए का उत्पादन किया बेकर ने। वो 200 रुपए का उत्पादन कैसे किया? 50 रुपए का गेहूं इसने कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया। ये होगा क्या? मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु होगा। इसका उत्पादन पहले किसने किया? किसान ने किया। तो इस तरह से हम 200 रुपए में से जो बेकर का उत्पादन है 200 रुपए में से 50 रुपए को घटा देंगे क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु है। अगर हम इसको नहीं घटाएंगे तो दोहरी गणना होगी। तो इस तरह से 200 रुपए में से 50 रुपए घटाने पर 150 रुपए उत्पादन हुआ किसका? बेकर का। यानी कि बेकर ने 150 रुपए का मूल्य वर्धित किया है और 100 रुपए का उत्पादन किया है किसने? किसान ने। तो इस तरह से 250 रुपए राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी कि इस तरह से गणना होगी। इसमें मध्यवर्ती उत्पादन को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो दोहरी गणना होगी। तो इस तरह से 250 रुपए यहां पे ये राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब हम दूसरी विधि को समझ लेते हैं। दूसरी विधि है
व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि इसमें मांग पक्ष को देखा जाता है और इसे ही व्यय विधि कहा जाता है। इसमें हम अंतिम व्यय को शामिल करते हैं, इसमें हम अंतिम व्यय को शामिल करते हैं, ना कि मध्यवर्ती व्यय को शामिल करते हैं। वो कैसे? हम मान लेते हैं कि पहले वाला उदाहरण हम यहां पे लेते हैं कि माना दो उत्पादक है, एक है किसान जो गेहूं का उत्पादन करता है और एक वर्ष में 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन करता है, और वो 50 रुपए का गेहूं एक अंतिम उपभोक्ता को बेच देता है और 50 रुपए का गेहूं एक बेकर को बेचता है, और बेकर उस 50 रुपए के गेहूं से 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन करता है। अब हम व्यय के दृष्टिकोण से, व्यय विधि के दृष्टिकोण से यहां पर किस प्रकार से राष्ट्रीय आय निकालेंगे उसको देख लेंगे। अगर हम इस तरह से देखें तो यहां पे बेकर ने 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन किया और 100 रुपए का उत्पादन किसान ने किया गेहूं का। हम यहां पे व्यय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जब वो 200 रुपए का ब्रेड का उत्पादन बेकर ने किया, जब उसको बेचा तो बेकर के हाथों में 200 रुपए व्यय अर्जित हुआ, यानी कि 200 रुपए व्यय इकट्ठा हुआ, और किसान ने 50 रुपए का गेहूं किसको दिया? अंतिम उपभोक्ता को, और 50 रुपए का गेहूं बेकर को दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो किसान ने बेचा है गेहूं उसको हम 50 रुपए व्यय को हम किसान का व्यय लेंगे, और 200 रुपए जो बेकर के पास इकट्ठा हुआ है 200 रुपए व्यय, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से 250 रुपए हुआ। हम इसको नहीं जोड़ेंगे, जो क्या कहते हैं किसान ने बेकर को बेचा है 50 रुपए का गेहूं, वो किस लिए नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि ये मध्यवर्ती मूल्य है, मध्यवर्ती मूल्यों को जोड़ने से दोहरी गणना होगी, इससे ही हमने बचना है। तो इस तरह से मध्यवर्ती मूल्यों को नहीं जोड़ेंगे और हम 200 रुपए व्यय इकट्ठा हुआ बेकर के पास और 50 रुपए व्यय को हम किसान के व्यय को हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से 250 रुपए यहां पे राष्ट्रीय आय होगी व्यय विधि के दृष्टिकोण से। तीसरी विधि है आय विधि। आय विधि में क्या होता है? इससे पहले मैं ये जाना कि उत्पाद विधि, उत्पादन हुआ तो लोगों ने व्यय किया। व्यय विधि में ये देखा कि किस प्रकार से फर्मों के पास ये व्यय जमा होता है, यानी कि जो लोग व्यय करते हैं वो अंतिम रूप से फर्म के पास जमा होता है। अब इसका वितरण किस प्रकार से होगा? अब फर्म इसका वितरण करेगी। वो वितरण किस लिए करेगी? क्योंकि उत्पादन के दौरान विभिन्न कारकों की इसमें सहायता है। अब जब इसका वितरण होगा व्यय का, जो फर्म के पास इकट्ठा हुआ है व्यय, इसका वितरण इस प्रकार से होगा जो उत्पादन के जो कारक है उन कारकों के बीच होगा। वे कारक कौन कौन से हैं? वो है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। इन कारकों के बीच में ही इसका वितरण किया जाएगा, यानी कि श्रम, जो जिसका श्रम होगा उसको मजदूरी दी जाएगी, और जिसकी पूंजी होगी उसको ब्याज दिया जाएगा, और जिसकी भूमि होगी उसको लगान दिया जाएगा, और जो उद्यमी होगा उसे लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इन सब के बीच में ये वितरण होगा। जिस कारक की जितनी मात्रा में योगदान होगा उत्पादन में, उतनी ही मात्रा में उसके बीच ये वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से इन कारकों के बीच में, इन सभी कारकों के बीच में जब वितरण किया जाएगा तो वह उनकी आय कहलाएगी, यानी कि जिनके बीच ये वितरण किया जाएगा उन लोगों की वह आय कहलाएगी। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वह राष्ट्रीय आय कहलाएगी, यानी कि वह उन लोगों की आय होगी। उनको जोड़ने पर, उनकी आय को जोड़ने पर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इस तरह से आय विधि है। हमने इसके तहत ये देखा है कि
जो उत्पाद विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। उत्पाद विधि के बराबर व्यय विधि होगी और व्यय विधि के बराबर आय विधि होगी। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे और राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।